ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें, अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया है। लोकसभा में वक्फ की मनमानी खत्म करने वाले बिल के पेश होने पर एक तरफ देश के कई शहरों में मुसलमान जश्न मना रहे हैं, मुसलमान मोदी के जयकारे लगा रहे हैं, बिल के समर्थन में मिठाई बांट रहे हैं। दूसरी तरफ बिल के विरोध में नफरती बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया, नए बिल का नाम उम्मीद रखा और बिल पर फैलाए जा रहे एक एक झूठ को बेनकाब किया। वक्फ बिल को लेकर झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की जमीनें छिन जाएंगी, उस पर भी रिजिजू ने साफ किया कि किसी की जमीन छीनने वाला बिल नहीं है। अथॉरिटी राज्य सरकार को हमने कैसे दिया, जो प्रॉपर्टी वक्फ यूजर को हम लोग ने हटाने के बाद ये प्रावधान सुरक्षित किया है, ऑथोराइज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा में बिल को लेकर चर्चा जारी है। सरकार के नुमाइंदे अपना पक्ष रख रहे तो विरोधी दलों के ज्यादातर नेता वक्फ के विरोध में तर्क कम बल्कि दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए, और जो बोले तो बिल को मुसलमानों के खिलाफ और वोट बैंक वाला बिल बताने की कोशिश हुई कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। लोकसभा में बिल पर चर्चा जारी है, लेकिन बिल के नाम पर देश में नफरत और भ्रम फैलाने का खेल भी जारी है। बिल पास होने पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बिल के पेश होने से पहले ही धमकी दे दी और कहा कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना आग बबूला हो गया और बिल का समर्थन करने वालों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी तक दे डाली। हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं ले जाते। लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैं उसमें हम ये लड़ेंगे, और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी के सचिव SM यासीन तो बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे, मुसलमानों के जीने और मरने के प्रश्न की बात कर रहे। इतना ही नहीं, तमाम मौलाना तो बिल पास होने से पहले ही कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं।
ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। हम सब लोग उस पर नज़र लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नज़र लगाए हुए है, और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए, उस पर सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। अब जो स्थिति बन रही है, जाहिर है सबके बाद हम अदालत में ही जाएंगे। अदालत के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें। अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। पूरी तरीके से हम अदालत के दरवाजे खोल के अदालत जाएंगे, और अदालत में जब संसद कानून बना दिया संसद ने, तो फिर उसमें गुंजाइश कहाँ बचती है? ये देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए पुनः विचार की बात की जाएगी, और पुनः विचार के बाद में जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई जा रही, देश में फिर से शाहीन बाग की खुलेआम धमकी भी दी जा रही। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक़्फ़ बिल भी वापस जा सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए, क्या आप माफी मांगेंगे? आपने देश भर में घूम घूम कर झूठे बातें फैलाया, आज आप साबित हो गया कि आपने झूठ बोला था, लेकिन आज आप माफी मांगने का भी हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर क्या वक्फ की मनमानी बंद हो रही तभी सियासी दुकान चलाने के लिए देश में शाहीन बाग बनाने की साजिश हो रही? सवाल ये भी है कि क्या अगर बिल पर सरकार ने साफ साफ बता दिया कि किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही, तो फिर मुसलमानों को भड़काने के लिए भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? सवाल ये भी है कि क्या सियासी दुकान चलाने और वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध हो रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने दो टूक कह दिया है लोकसभा में कि ये मस्जिद को लेकर नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का कानून है। तो सवाल ये उठता है कि ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि मस्जिदें छिन जाएंगी? विपक्ष की अपनी सियासत। लेकिन सवाल ये उठता है कि विरोध तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहेंगे कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये क्या ठीक है क्या देश में? मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुबोई खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, फाउंडर और नेशनल कोऑर्डिनेटर है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन की। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर नवल किशोर है राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता, और सैयद आरिफ हुसैनी है एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि पब्लिक के बीच मौजूद हूं और पब्लिक में भी खास जगह है, अजमेर शरीफ दरगाह में मौजूद हुए ऐसी पाक जगह पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ का पब्लिक का हक सबसे पहले बनता है। तो सर ये बताइए कि बिल पेश हो गया है, जो पॉलिटिक्स हो रही है और उस पर धमकी वाली भाषा, क्या ये ठीक? सर देखिए, बिल पेश हुआ है ना, बिल तो पेश संशोधन के लिए हुआ है। बिल तो पहले कांग्रेस के टाइम में भी पास हुए थे, लेकिन जो सरकार वर्तमान है वो धमकी के लहजे के अंदर अगर बिल को पास कराती है तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम इस अजमेर शहर के अंदर रहते हैं और बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर ही खड़े हैं। आए दिन हमारे शहर के अंदर, मतलब इस तरीके से हमारे शहर के अंदर ये जो पर्यटक आता है उससे यहाँ काफी मतलब पैसा जनता के काम आता है जो पर्यटक से। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो वक्फ बिल का बोर्ड ला रही है ना, उसके अंदर ठीक है आप संशोधन करिए, लेकिन मुस्लिम समाज को भी आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको भी अपने पक्ष में हक में लीजिए। और उसके बाद यदि मुस्लिम समाज भी बरसों से, जब से देश आजाद हुआ, ठीक है आप लोग युवा हैं, विरोध करना ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है भाई सड़क पर उतरिए, विरोध करिए। लेकिन कोई कहेगा हम सड़क घेर लेंगे या फिर हुक्का पानी बंद कर देंगे, ऐसी भाषा आप लोगों को ठीक लग रही? नहीं नहीं, ये भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी विपक्ष बैठा हुआ है, वो भी सब मंदिर मस्जिद के मुद्दों पे देख रहा है, बाकी और कोई काम पे किसी पे ध्यान नहीं दे रहा है। हुक्का पानी बंद कर देंगे, शाहीन बाग जैसा कर देंगे, ये सब भाषा ठीक है आपके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए भाई। नहीं, ये चीज तो नहीं सही है सर, लेकिन वक्फ बोर्ड
का जो हमारी भी जिम्मेदारी है और हमारी प्रॉपर्टी वाली बात है सर, तो उस चीज की भी हमारी अपनी जिम्मेदारी रहती है ना सर। दूसरा बंदा अपनी मतलब एक तरीके से उस पे अपना मतलब जैसे भरोसे वाली बात है, यानी कि जैसे हमारी कोई भी चीज नहीं, चिंता है वो रखनी चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन कोई कहेगा कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, कोई कहेगा कि शाहीन बाग बना देंगे, कोई कहेगा कि भाई देख लेना फिर तो क्या ही ना होगा। नहीं, वो चीज नहीं है सर, जैसे कोई चेतावनी वाली बात ऐसी नहीं है, लेकिन हम अपनी हक और अपनी मतलब जो भी हमारी जैसे अपील है वो तो रखेंगे ना, सरकार के सामने रखेंगे सर। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए और लोकतंत्र में इसका अधिकार भी। आप बताइए, कोई सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर धमकी वाले शब्दों का इस्तेमाल करेगा, क्या ये ठीक है आपके हिसाब से? साहब ये ऐसा है, जो सरकार है अपना उल्लू बिल्कुल सीधा कर रही है, जनता को बवाल में डाल रही है, हिंदू मुस्लिम करवा रही है, समझे ना, लड़ाई के सब जगह झगड़े करवा रही है, ये अपने मुद्दे पेट कर रही है। नहीं ठीक है, सरकार पर आप कोसी है, सारे काम पूरे कर रही है। आपको सरकार का जो सरकार का स्टैंड नहीं पसंद आ रहा है, आप कोसी है, लेकिन कोई कहेगा कि हम सड़क बंद कर देंगे। जनता मर रही है ना सर, कारोबार नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है समाज में, जनता मर रही है, समझे, जनता पर असर पड़ लिया, समझा, कितना करोड़ कर्जा हो गया हिंदुस्तान के ऊपर, बताओ। नहीं, ये एक अलग मसला है, वो बिल्कुल आपकी चिंता जायज है, ये बिल्कुल चिंता जायज है लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए, कारोबार के लिए। लेकिन कोई कहेगा जीवन मरण का सवाल हो गया। अरे आप अपनी चिंताएं बताइए, ऑब्जेक्शन बताइए, लेकिन जीवन मरण का प्रश्न कैसे होगा? चलिए आप नहीं बोल। जैसे आप बोल रहे हैं वक्फ बिल को क्या करना चाहिए, ये वक्फ बिल रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ठीक है आपकी मांग, लेकिन इसके नाम पर कोई कहेगा कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन जो वक्फ बिल का चल रहा है, आपका नाम क्या है सर? राकेश नाम। हाँ राकेश सर, अगर आपकी जमीन के ऊपर मैं आकर बोल दूं कि आपको जमीन मुझे देना पड़ेगी या गवर्नमेंट को सर्वेंट करना पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने गलत किया। बिल्कुल ठीक। जो मुसलमानों का हक है, ये मुसलमानों को ही मिलना चाहिए। नहीं बिल्कुल, बिल रिजेक्ट ही होना। मैं तो कह रहा हूँ कि हक जिसका है, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, लेकिन हक के लिए प्रदर्शन करने के नाम पर कोई कहेगा कि जीवन मरण, कोई कहेगा हुक्का पानी बंद कर देंगे, कोई कहेगा सड़क बंद कर देंगे, ये ठीक लगता है आपको? देखिए सर, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर जब बात वक्फ बिल की है, तुमसे अगर अगर आपकी कोई चीज जबरदस्ती, मैं आप लोगों के बीच आऊंगा। अब आरिफ हुसैनी, सबसे पहले आप ही से शुरू कर देता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है भाई कि देखिए, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग वक्फ का समर्थन, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की अपनी चिंताएं भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरे इश्यू भी हैं, देख लो, लेकिन एक राय है, और राय ये है कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, सड़क बंद कर देंगे, जीवन मरण का प्रश्न है, ये बातें अच्छी नहीं है, सब कह रहे हैं यहाँ पर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है आवाज? अरे बोलिए आरिफ भाई, बोलिए। देखिए साहब, सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन से मुस्लिम संगठनों ने और कौन से मुस्लिम इदारों ने और कौन से मुस्लिम उलमाओं ने, कौन सी जमीयतुल उलमा ने और कौन सी हमारी काउंसिल ने आपसे डिमांड की थी कि आप ये संशोधन बिल लेके आइए? आपकी नीयत यही खराब है कि डिमांड नहीं होने के बावजूद तुम जबरदस्ती ये बिल क्यों लादने और थोपने की कोशिश कर रहे, और आपकी इसके अंदर मंशा क्या है वो तो बिल के सारी चीजों में दिखाई दे रही खुले तौर पर। आप जैसा बता रहे हैं कि कई लोग जल्लोश मना रहे हैं, कई लोग ढोल पीट रहे हैं, तो ऐसा तो कई बार हुआ। आपने तो यहाँ तक कि जब टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जब जीएसटी के टैक्सेस आपने बढ़ाए, उसको सेलिब्रेट कर दिया आपने, उसको सेलिब्रेट करते आप। तो देखिए, इनकी मंशा और इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मुसलमानों के हक में हरगिज नहीं है। और वक्फ बिल से आपका क्या लेना देना? क्या वक्त की कभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कभी? सुनिए, ये देखिए, ये बिल की कॉपी हाथ में लेकर खड़ा हूं मैं। सुनिए आरिफ भाई, बिल की कॉपी हाथ में लेकर खड़ा हूं, पब्लिक हो गई है, टेबल हो गई है, इसके पॉइंटर सरकार ने बता दिए हैं सर। सुनिए 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 सुनिए, किसी का हक छीना जाए इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, और लोगों के बीच खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा था कि ये हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये बात ठीक है, आप इस पर क्यों नहीं बोल पा रहे? आप इन्हीं लोगों से पूछिए, क्या इन्होंने अमेंडमेंट बिल की डिमांड की? हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये तरीका ठीक है? सर पूछिए ना। हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये भाषा ठीक है? सड़क बंद कर देंगे, ये भाषा ठीक है? जीवन मरण का प्रश्न है, ये भाषा ठीक है? जेपी ना, सुनिए मेरी बात, जब आपकी संसद बाज हो जाएंगी तो सड़कों को आबाद करना पड़ता, सड़कों पे ही आंदोलन होते हैं। क्यों? अभी आपने किसानों का आंदोलन देखा क्या? किसी घर में बैठ के आंदोलन? अरे आंदोलन करिए ना, आंदोलन होता। अरे आंदोलन से किसने मना किया है? आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होता है भाई। अरे भाई, आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन आंदोलन के नाम पर कहेंगे कि हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो ऐसा चलेगा क्या देश में? रोहन गुप्ता, आपकी भाषा गलत है।
अब जब लोकतंत्र के माध्यम से सड़क पर उतरेंगे अरे सर, तो हम इसी नहीं मेरी भाषा, राकेश जी, मेरी भाषा नहीं है ये। अभी एक सवाल मेरी पूछा भाषा गया। नहीं है ये मेरी भाषा नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद अजीज हैं, ये उनके शब्द हैं कि हम हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ और लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कोट कर रहा हूँ। हरियाणा के तो जाके पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बोलिए कि ये गलत भाषा क्यों बोली। हरियाणा के लीलाराम गुज्जर एमएलए ने क्या कहा? अब आप हरियाणा पहुंच गए, ने क्या कहा? अब आप हरियाणा पहुंच गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर नहीं बोल पाएंगे। क्या भाषाओं पे मत ठीक है, जाइए। रुक जाइए राकेश जी, रोहन भाई देखिए, ये संकेत साफ है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं करेंगे। एक फायदे का काम करते हैं, नुकसान का काम क्यों कर रहे? आप मुस्लिम समाज के एक फायदे का बिल लाते नहीं, मुस्लिम समाज को नौकरी का बिल लाते नहीं, मुस्लिम समाज के संरक्षण का बिल लाते नहीं। अरे रुक जाइए, अकेले आप थोड़े नहीं तय कर देंगे कि किसके फायदे का है, किसके नुकसान का है। समाज का ही बिल है। अरे रुकिए भाई, मुस्लिम समाज का ही बिल है। अगर आप लोगों ने पास करा दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है हुक्का पानी बंद करेंगे, मौलाना एसएम यासीन कह रहे हैं जीवन मरण का प्रश्न है, एसडीपीआई कह रहा है कि पूरे भारत में शाहीन बाग बना देंगे। सुनिए आप मेरी बात, हम आपको साफ तौर पे कह रहे हैं कि मस्जिद। देखिए राकेश जी, अब ये जो लोग मुट्ठीभर लोग हैं जो आजादी के पहले और आजादी के बाद है, जो वक्त प्रॉपर्टी के नाम पे कब्जा जमा के बैठे हैं, अब उनको लग रहा है कि उनकी जो सल्तनत है वो खतरे में आ गई है और वो खतरे में जो आम मुस्लिम भाई बहन है वही लेके आ रहे हैं। ये लड़ाई जो है, ये चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने वक्फी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके आम मुस्लिम को उसका फायदा नहीं उठाने दिया, ये उनके सामने आम मुसलमानों की लड़ाई है। अभी एक भाई ने पूछा कि जरूरत क्या थी, मैं आपको बताऊं क्या जरूरत है। इंडियन डिफेंस हो, ठीक है, आज भारतीय रेलवे हो और उसके बाद सबसे बड़ा 9 लाख एकड़ लैंड जो है वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे बड़ा जमीन का धारक अगर कोई संस्था है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी संस्था वक्फ बोर्ड है। और फिर भी 95% मुस्लिम भाई बहन अगर गरीब है, इससे बड़ा रीजन क्या हो सकता है ये अमेंडमेंट बिल लाने का? सिर्फ 163 करोड़ अगर प्रॉपर्टी का गिने तो सिर्फ 2.7% इनकी इनकम है, तो बाकी का पैसा कहां जा रहा है? क्या आम मुस्लिम भाई बहनों का अधिकार नहीं उस पैसे की पारदर्शिता से उसके ऊपर अपना हक जमाए? और इसीलिए इनके जो पेट में जो दही जम रहा है या उनकी हालत हो रही है, उसका कारण है जो एकाधिकार राकेश जी अभी उनको कांग्रेस के समय पे मिला कि जो मुट्ठी भर लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके अपना भ्रष्टाचार किया, उन सबकी अब पोल खोलने वाली है। और एक चीज कहूं, एक था वक्फ बाय यूजर, मतलब कोई भी जमीन पे आप वक्फ अपना कब्जा कर सकता है। वर्ल्ड ट्रिब्यूनल ने अगर ऑर्डर पास कर दिया, उसको आप हाईकोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये लोग संविधान की बात कर रहे हैं राकेश जी, मुझे बताइए क्या संविधान में न्याय तंत्र के ऊपर किसी को अधिकार है? उसको रेगुलराइज करना कौन सा एंटी मुस्लिम हो गया? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यहाँ पे जितने भी नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। और तारिक भाई और जगदीश जी, कल भी मैंने ये पॉइंट उठाया था, आज भी पॉइंट उठा रहा हूं और आज ये पॉइंट पब्लिक के बीच से उठा रहा हूं। और पॉइंट ये कि ये बिल की कॉपी है और तीसरे पेज पर जाकर, पता नहीं सर आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपकी सुविधा के लिए बता दे रहा हूं कि इस पॉइंटर पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 2025 में ये एक्ट जब लागू होगा पास होने के बाद, तो जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है वो वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड रहेंगी, उनमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जिसमें डिस्प्यूट है, जिसमें मामला कोर्ट में है, या फिर कोई प्रॉपर्टी अगर सरकारी जमीन पर है, तो उसका फैसला आने वाले समय में होगा कि वो वक्फ के हिस्से जाती है या फिर सरकार के हिस्से जाती है, क्योंकि मामला डिस्प्यूटेड है। तो मत कहिए कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मत कहिए कि दरगाहें छिन जाएगी, मत कहिए खानकाहें छिन जाएंगी। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूं, रुक जाइए जगदीश जी, अभी आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, होल्ड करिए, क्योंकि यहाँ पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने आपके नेता, आपके सांसद पर डिफेमेशन का केस ठोकने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सुबह मेरे साथ लाइव में, तो तैयारी कर लीजिए, इमरान मसूद को बोल दीजिए। हाँ नहीं, बीजेपी की बात का जवाब दीजिएगा। पहले मैं तारिक खान के पास जाना चाहता हूँ। तारिक भाई, एक तो देखिए, ये मस्जिद, दरगाह, खानका छिन्ना, ये सब एजेंडा फेक हो गया। दूसरी बात है कि आपके नेता ने सदन में कहा कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर देंगे, क्योंकि बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग से बोर्ड बन रहा है। सर, आपने तो हिंदुओं को जातियों में तोड़कर रख दिया। अब बोहरा आगा खानी के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड सारा भू माफिया है, योगी साहब कहते हैं, फिर नए आप बोर्ड भी बनाते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। अभी आपने कहा कि जमीनों को छीना नहीं जाएगा, ये सब बातें आप बता रहे थे। अब सुन लीजिए एक बात, देखिए उत्तर प्रदेश में जो सरकार का और वक्फ बोर्ड का विवाद है, वो लगभग 58,000 प्रॉपर्टियों का है। कितनी प्रॉपर्टी? 58,000। अब उसमें किया क्या गया है कि उसमें जितना भी डिसीजन है वो डीएम को दे दिया है। डीएम मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व।
अब सरकार खुद ही अपने खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं देगा। डीएम ये कभी नहीं कहेगा कि ये जमीन मेरी नहीं है। डीएम तो कहेगा, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधित्व जिले में डीएम करता है। अब डीएम कहेगा कि ये सारी जमीन तो हमारी है। तो वो जो सिर्फ मैं यूपी की आपको डेटा दे रहा हूं, 58,000 डिस्प्यूटेड जो सरकार के साथ डिस्प्यूट है, उसका क्या होगा कोई नहीं कह रहा है आप। और उसमें जब वक्फ रजिस्टर्ड होता है तो उसमें मस्जिदें भी हैं, उसमें कब्रिस्तान भी हैं, उसमें खानका भी हैं, उसमें मदरसे भी हैं, उसमें दुकानें भी हैं। अब अगर आप बताइए कि आप ही जज हैं और आप ही वकील हैं, तो आप अपने ही तरफ का तो फैसला देंगे और कौन देगा? इसका जो डिसीजन है वो डीएम के ऊपर रख दिया गया है। क्यों ये वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं समझ में आया? अब तारिक खान, ये दलील अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं समझ में आया कि हम ही वकील, हम ही जज, तब आपको ये नहीं समझ में आया। और मैं आपको एक और बात कहता हूँ तारिक भाई, मैं कहता हूँ ना कि थोड़ी सी तैयारी मेरे साथ ज्यादा किया करिए सर। सुबह ही खान, मैं आ रहा हूँ, रुक जाइए। तारिक भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी तैयारी ज्यादा किया करिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करके बैठता हूँ, इसलिए मैच करने के लिए। अब देखिए पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 2, रुक जाइए सर, मैं उसी पर हूँ, आपके पॉइंट पर हूँ जो आपने डीएम और कलेक्टर वाली बात बोलिए। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट एन ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कलेक्टर, यानी जिला कलेक्टर जरूरी नहीं है उसके ऊपर के रैंक का ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाए। तो ये कलेक्टर वाली थोड़ी दोबारा मत दीजिएगा। चलिए बोलिए अपनी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अधिकार थे सर्वेयर के पास, सर्वे कमिश्नर के पास, वो सारे अधिकार डीएम को दे दिए गए। प्राविधानों में दिक्कत है। अब मैं कह रहा हूं कि इन्होंने अभी बताया कि वक्फ का जो मेरे पेपर नहीं कानून है, भाई ये पेपर इसका नाम उम्मीद रख दिया। ये पेपर दीजिए। अरे कलेक्टर से ऊपर के रैंक का ऑफिसर नियुक्त हो सकता है तारिक खान, ये बिल में लिखा हुआ है। सारे पावर्स मैं आपको, मेरे फोन में पूरा बिल है, हम लोग भी पढ़ते हैं, जाहिल नहीं है। सुन लीजिए बात, पहले जरा सा बोलने दीजिए, 2 मिनट। मैंने तो कहा ही नहीं कि आप जाहिल हैं। मेरा छोटा सा सवाल है मेरा, अरे हम लोग जाहिल पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी से सवाल पूछेगा सर। नहीं, रुक जाइए तारिक भाई, मेरे पहले सवाल का जवाब चाहिए। आप बीजेपी से सवाल पूछिए, जिससे मनो सवाल पूछिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बीजेपी जवाब देगी नहीं देगी वो बीजेपी तय करेगी, मैं थोड़ी तय करूंगा। मेरा सवाल है तारिक खान कि आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि ये मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। सुबह ही 1 मिनट समय दे दीजिए कि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं मुसलमानों में बंटवारा कर रहे हैं। आपने हिंदुओं को जातियों में बांटा, तब नहीं समझ में आया। आज बोहरा आगा खाने के लिए अलग से बोर्ड बन गया तो आपको दिक्कत हो गई। मैं हाथ जोड़कर 40 सेकंड मांग रहा हूं। अब सुनिए, रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा कि आर्टिकल 15 एम्पावर करता है कि आप प्रोविजन करें और बैकवर्ड मुसलमानों को उनका अधिकार दे, पसमानदा मुसलमानों को और महिलाओं को अधिकार दें। तब जब कर्नाटक में यही प्रोविजन मुसलमानों का किसी कानून बनाकर दिया जा रहा था, आर्टिकल 15(4) का इस्तेमाल कर तो आप विरोध कर रहे थे। तब आप कह रहे थे कि हिंदू बैकवर्ड का अधिकार छीनकर मुसलमानों में बांटा जा रहा है। और आज वही रविशंकर प्रसाद 15(4) का जिक्र कर रहे हैं लोकसभा के अंदर। अब आप बताइए ये क्या है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या कहेंगे इसको? आप बताइए ना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, अरे ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। 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 नहीं है मेरे सवाल का जवाब। बैकवर्ड को कहते हैं नहीं, बोहरा आगा खाने के लिए अलग से बोर्ड बना तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में बंटवारा हो रहा है। सर, आपने अपनी पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, पीडीए की थ्योरी लेकर आ गए, तब आपको नहीं बंटवारा दिखा, आज आपको बंटवारा दिख रहा है। सकते हैं कि तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। वक्फ बोर्ड में जगह दी जाए, फिर अगर कर्नाटका केरला सरकार उनको प्रोविजन कर जो है ठेके में अधिकार दे रही है, उसी 15 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ना समझ पाए सुबह ही, ये ना समझ पाए। ठीक है रोहन गुप्ता, इसका जवाब दे देंगे, रुक जाइए। लेकिन पहले सुबह ही खान, अरे रुकिए राकेश जी, सुबह ही मुसलमानों का बंटवारा ये दिख गया इन्हें, बोहरा आगा खाने के लिए अलग से बोर्ड, लेकिन हिंदुओं का जातियों में बंटवारा इनकी पॉलिटिक्स के लिए और ताल ठोककर चुनावी मंचों से वो नहीं दिख रहा। जी राकेश जी, मैं तो मुद्दे पे सीधा आना चाहती हूँ, क्योंकि समय की सीमा का सम्मान होता है। ये समाजवादी के प्रवक्ता हों या ये कांग्रेस के प्रवक्ता हों या ये एमएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हों, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये इतने बड़े
जो है सरपरस्त हैं मुस्लिम कम्युनिटी के और इतने हितैषी हैं, तो 95% मुस्लिम पॉपुलेशन आज भी इनकी लीडरशिप लेने के बाद भी आज भी गरीब क्यों है, आज भी बैकवर्ड क्यों है, आज भी हाशिए पर क्यों है, मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं है? मुस्लिम महिलाओं को उनके हक क्यों नहीं मिलते? मुस्लिम बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलती? मुस्लिम बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिलती? देखिए, अभी एक नेता की मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि ये मुसलमानों के लिए जीवन मरण का विषय है। राकेश जी, ये मुसलमानों के लिए जीवन मरण का विषय नहीं है, ये मुसलमानों की राजनीति करने वालों के लिए जीवन मरण का विषय है, क्योंकि 5% मुसलमान 95% मुसलमानों के हक खा रहे थे, उनकी जमीनों को हथिया रहे थे, भूमाफिया बने हुए थे। वक्फ का मतलब क्या है जी? वक्फ का मतलब है गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए वो जमीन, वो प्रॉपर्टीज काम आए। काम आना तो छोड़िए, ये लोग तो आपस में ही उसको खुर्द-बुर्द करके अपने पेटों में दफन किए जा रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को। अभी साहब कह रहे हैं कि जी डीएम को सारी ताकत दे दी। किसको दें ताकत? वक्फ सर्वेयर को दें या मुतवल्ली को दें, जो कोई भी पर्ची काट के कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम कर देता है। और एक गरीब मुसलमान अगर अपना हक मांगने जाता है, नहीं, मैं तो इससे आगे की बात कह रहा हूं, जो बात रोहन गुप्ता ने उठाई जाता है। सुबह ही जो बात रोहन गुप्ता जी ने उठाई, उसको लेकर मैं नवल भाई के पास जा रहा हूं। और नवल भाई जरा वो ग्राफिक्स भी डाल दीजिएगा। मैं भी बैठा हूं और ग्राफिक्स ये है कि आखिरकार ये स्थिति वक्फ की क्यों है आज की डेट में। साल सुनिए, आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए, खत्म हो जाएगा, तो समय नहीं है। 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। देश में तब वक्फ संपत्तियां 5 लाख थी। अनुमान यह कहता है कि कमाई होनी चाहिए थी 12,000 करोड़ रुपए, लेकिन कमाई कितनी हुई? 163 करोड़ रुपए। आज की डेट में वक्फ संपत्तियां 8,72,000 है। कमाई कितनी होनी चाहिए? 20,000 करोड़ रुपए। कमाई कितनी हो रही है? 200 करोड़ रुपए। तो भाई ये इतना गैप है, 1800 करोड़ का गैप है, तो ये तो कहता है ना कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। राकेश जी, अभी मैंने सुना और सारे विपक्ष के दलों का नाम भी उन्होंने लिया और बोला कि जितने लोग मुसलमान हितों की बात करते हैं, कोई इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। ये सवाल उनको प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहिए। ओबीसी जाति कहते हुए थकते नहीं है, ये भी नहीं कहने हुए थकते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी मंत्री हैं, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं करा सकते हैं। सही बात तो इंटेंट ये है, पूरे देश में 60% संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है, उसको क्यों नहीं कानून बनाते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा देश एक कम्युनल टेस्ट में रहे और वही आपका पूरी की पूरी राजनीति है। आप धर्म के आधार पर लोगों को बांट के और उसको एक विलेन बना के पूरे देश में पेश करना चाहते हैं कि सारा का सारा जो गड़बड़ी है। अरे भाई नवल किशोर, नवल किशोर जी, सर जातिगत जनगणना पर डिबेट नहीं चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना पर और किस जाति को कितना अधिकार मिला, किसके साथ अन्याय हुआ, ये आज का चर्चा का विषय नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर पहले सिस्टम इतना पारदर्शी और ठीक था तो वक्फ बोर्ड की कमाई इतनी कम क्यों थी? राकेश जी एक कुछ सेकंड दे दीजिए, बस एक बात, कुछ सेकंड दे दीजिए। बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। 5 लाख करोड़ कर्ज में कैसे चली गई? इतनी अच्छी काम कर रही है तो अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे दिल्ली को लेकर बात पूछूं, आप पटना चले जाएंगे, और आपसे पटना को लेकर पूछूं तो आप मणिपुर चले जाएंगे। मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए नवल भाई। और सीधा जवाब यह है कि आज की डेट में अनुमान है कि वक्फ बोर्ड की कमाई 20,000 करोड़ होनी चाहिए थी, वो 200 करोड़ क्यों है? कहाँ गया भाई 18,800 करोड़? बीजेपी क्या कहाँ गया 18,800 करोड़? क्या बोलेगा? आपके चापलूसी के सामने राकेश जी कुछ सेकंड दे दीजिए, रियलिस्टिक एग्जांपल दे रही हूँ। कौन सा न्याय बात है? अरे नवल भाई आप नहीं बोल पा रहे हैं, जिसके हक की बात आप कर रहे हैं आप उसके हक की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आपको सीधे आपको सिर्फ ठेकेदारी करनी है, आपको सिर्फ ठेकेदारी करनी है मुस्लिम वोट बैंक की। राकेश पांडे चलिए अब जगदीश जी आपके पास आता हूँ। आओ स्वागत है। नहीं मत राकेश पांडे जी को सुनिए। कौन है राकेश पांडे? नहीं राकेश जी स्वागत है, लेकिन सवाल का जवाब दे दीजिए कि कहाँ गया 18,800 करोड़ रुपए? प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत अब जगदीश जी रुक जाइए, रुकिए ना सर, रुकिए। अपने घर से डेटा लेकर नहीं आया हूँ, अपने घर से डेटा लेकर नहीं आया हूँ नवल भाई, रुकिए। अब जगदीश जी दो बातें हैं, एक तो इमरान जो कि गद्दार, प्लीज रुक जाइए, जिसको आपके नेता ने दलाल कह दिया वो कह रहे मानहानि का केस ठोकूंगा, साबित कर दो कि 2 करोड़ कौन देकर गया है। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर इतना अच्छा वक्फ था, इतना सब कुछ ठीक था, तो 18,800 करोड़ कहाँ गया? राकेश पांडे भाई, भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है। खेल देखिए,
छोटे बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर लोकसभा में कह रहे हैं हम उनके धर्मों का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पर उनकी संपत्ति पर नजर लगाए बैठे हैं। लड़ाई तो यही है, संपत्ति दिख गई उनको, पूरे देश में सारे बीजेपी के नेता संपत्ति। अरे भाई तुम आज मुसलमान याद आ गए हैं, उनकी टोपी नहीं पहनते थे, उनकी बात नहीं करते थे, उनको टिकट नहीं देते थे, कहीं ना कहीं आज इनको मुसलमान याद आ रहे हैं क्योंकि बिहार में और बंगाल में चुनाव आ रहा है। कहने के राकेश पांडे वो पढ़े लिखे हिंदू बच्चे क्या करें जो हिंदू धर्म के हिंदू देश की बात करते थे, जो कुंभ में 70 करोड़ को लेकर चले गए, उनको नौकरी नहीं दे रहे, वो पढ़े लिखे क्या करें। अब इनको जो कारीगर हैं, जो बेचारे हाथ से मेहनत करके इनको पढ़ाने की बात करें, इनको भी बेरोजगार करें। कहने के मैं सकता हूं भारतीय जनता पार्टी वो कहां गए, कटोगे तो बटोगे, एक हो जाओ। ये जो भारतीय जनता पार्टी दो मुंह वाला सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना जगदीश जी, मुद्दे पर बने रहिए सर। अभी बटोगे कटोगे पर चर्चा नहीं चल रही है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर चर्चा नहीं चल रही है सर। मुद्दे पर आकर और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चलिए वक्फ का सवाल सुनिए, अरे सवाल सुनिए, ये मुसलमान सवाल ठीक है, मैं आपसे ठीक है मैं मान लिया। अरे सुनिए सवाल, गुमराह कर अरे सवाल, अरे सवाल सुनिए, सवाल ठीक है सर, आपको तो सत्ता की भूख है नहीं, आप तो सत्ता के लिए लड़ नहीं रहे हैं, तो रुक जाइए जगदीश जी। अब सुनिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये कहते हैं सुनिए ना मान, अरे भाई सुनिए, से लूटना चाहते हैं और मुसलमान की प्रॉपर्टी भी व्यवस्था में लाकर अपने सवाल सुनिए, मैं फिर आवाज डाउन करवा के सवाल सुनाऊंगा। मुझे ये तरीका भी आता है तो मुझे मजबूर मत क्या करिए इस तरीके के लिए, तो रुक जाइए। सवाल सुनिए, सवाल ये है कि मान लिया आपके परिभाषा के हिसाब से बीजेपी गुमराह कर रही है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं, सुबह ही रुकिए, आपके हिसाब से सब गुमराह कर रहे हैं, और मान लिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन से पहले आम मुसलमानों के हित में, गरीब मुसलमानों के हित में काम कर रहा था, तो सर मैं आपको 1 मिनट और देता हूं और घड़ी से देखकर 1 मिनट देता हूं, मुझे गिनवाइए कहां कहां गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने कितने घर बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खुलवाए। अगले 1 मिनट में इसके अलावा कुछ मत गिनवाइएगा, गिनवाइए, आपका समय शुरू होता है। पांडे मैं तुम्हें भारतीय जनता पार्टी ने कितने एम्स बनवा दिए, कितने स्कूल बनवा दिए, झूठ बोलते हैं, कितनी स्मार्ट सिटी बनवा दी, कितनी महंगाई कम कर दी, कितना रुपया बचा लिया। आप जवाब सुनिए ना, वक्फ बोर्ड वाले जाने सरकार ने कितने बनवाए वो बजट में लेकर आती है, कहीं ना कहीं उनकी जमीन पर नजर है। वक्फ बोर्ड का मैं ठेकेदार नहीं हूँ और ना ही मैं समर्थन में हूँ। वक्फ ने कितने बनवाए मुझे ये डेटा दीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वक्फ ने कितने बनवाए ये डेटा दीजिए, गुमराह करें, वक्फ ने कितने बनवाए ये डेटा दीजिए, अडानी का, रिलायंस का, आप देख लीजिए, समय का इंतजार करिए। जो भारतीय जनता पार्टी कितने वादे पूरे कर दिए बताइए ना, कितने बच्चे पढ़े लिखे। अब सुबह 30 सेकंड फिर रोहन गुप्ता आपके पास आ जाऊंगा। अरे रुकिए, सुबह आपके पास कोई डेटा है क्या? ये कह रहे हैं कि पहले वाला वक्फ बहुत अच्छा काम कर रहा था, मैंने कहा भाई लिस्ट गिनवा दो, कहा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कितने खुल गए गिनवा दो, जो वक्फ बोर्ड ने दिया हो। अरे गरीब मुसलमानों के लिए 10 घर बनवाया हो गिनवा दो, वहां जहां से रिपोर्ट मंगा लेंगे। रुक जाइए, सुबह ही नहीं बता पा रहे हैं, प्रधानमंत्री निकम्मा है, हमने नहीं बोला। ठीक है, राकेश पांडे जवाब देना पड़ेगा बीजेपी। ठीक है राकेश जी थोड़ा सा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हैं और थोड़ा सा जिम्मेदार बात कर लेते हैं। अरे आप लोग आरटीआई डाल के देख लीजिए भैया, वक्फ बोर्डों में गरीब मुसलमानों की ही कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हैं जिनके साथ हक तलफी करी जाती है। आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर देख लीजिए कितने डिस्प्यूट चल रहे हैं कि गरीब, मिस्कीन, अनाथ, यतीम मुसलमान बच्चे जिनके लिए वो वक्फ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उनको नहीं मिल रहा है उनका हक। और एक उदाहरण और देती हूँ, मुसलमान ही है क्या? एक उदाहरण देखिए, की बात करेगी सरकार। फिर भाई बात है, कौन कह रहा है भाई, पढ़े लिखे, कौन कह रहा है कि देश में गरीबी के कारण मुसलमानी आ गया भड़काने वाले अंदाज में, आ गया भड़काने वाले स्टाइल में? किसी ने कहा क्या? 140 साल का किसी ने कहा क्या? तुम 140 साल 70 करोड़ ले गए, वहां भी व्यापार कर दिया। हिंदुओं की बात करेगी नहीं सरकार, ये दुमई सरकार है, कभी हिंदू कभी मुसलमान। अरे भारत की बात करो, रोहन गुप्ता जी, बच्चों की बात करो, अरे रुकिए, इतिहास की बात करो। रोहन गुप्ता जी, अरे रुकिए भाई, आप लोग एक्सपोज हो गए हैं जगदीश जी। हाँ पता है कौन, मैंने आपको समय दिया कि वक्फ के कामकाज गिरा दीजिए, तो अभी सरकार एक्सपोज हो जाती है, लेकिन आपको नहीं है। की सरकार किसी की नहीं है। ठीक है, जनता देख ही रही है। रोहन गुप्ता जी, वक्फ ने कितने कहा स्कूल कॉलेज क्या बनवा दिए, नहीं गिरा पाएंगे। फिर हुक्का पानी वाली बात, ठीक है, फिर क्या तो ये क्योंकि इनके वोट बैंक को सूट करता है। रुक जाइए प्लीज रोहन गुप्ता जी। राकेश जी देखिए, पूरी डिबेट चल रही है, मुद्दा क्या है? इनका एक प्रोपेगेंडा है कि जो वक्फ है मुस्लिमों के खिलाफ है। करीब 45 मिनट हो गई, एक भी पैनलिस्ट जो इंडी गठबंधन के जो भी यहाँ पे बैठे हैं, एक भी पैनलिस्ट एक भी ऐसा प्रावधान नहीं गिना पाया जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में है जो मुस्लिमों के खिलाफ है। ये तो इनकी हकीकत है।
पहले आपके जब कहने में सीए चलेगा, एनआरसी हुआ, 70 पहले करोड़। ट्रिपल तलाक हुआ, 70 तब भी ये करोड़ रुपया प्रोपेगेंडा धोखा किया। कर दिया आप और लोगों अब ने। पूरा समाज समझ चुका है कि इनका सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इनका कोई प्रोपेगेंडा उद्देश्य तो आप नहीं कर रहे है। हो। जब आम मुसलमानों आप के लिए हिंदू कोई के अच्छा नाम हो रहा है, मुसलमान को इनसे समझ नहीं रहे हो। देखा जाएगा, आप सत्ता क्योंकि मुट्ठी कुर्सी भर के हो। मुसलमानों के हाथ में जो हिंदू राष्ट्र ताकत का है क्या होगा? वो बिखर जाएगी, देश को और उसी बताओ। ताकत के हिंदू कारण राष्ट्र का क्या होगा? 95% मुसलमान हिंदुओं की आज बात भी करते हो। 75 देश साल को के बाद तोड़ने की गरीब बात है, करते हो। और इनको ये आप डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुसलमानों की कि गोदी में मुसलमान जाके को जो है वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी का 70 लाभ के लिए। मिलेगा, जो 12,000 करोड़ 70 संपत्ति का इनकम होना चाहिए, उसका लाभ किसको मिलेगा? मुसलमानों को मिलेगा। किसी की जमीन नहीं ली जाएगी, किसी का अधिकार नहीं मारा जाएगा। जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो वक्त ने दुरुपयोग किया है, जिसका शिकार मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, उसका दुरुपयोग नहीं नहीं ठीक है, मैं आप सबको रोकता हूं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा। और तारिक भाई, आप ना आरिफ हुसैनी, आप ना जगदीश जी, आप सर गिनवा नहीं पाए कि पुराना वाला वक्फ कैसे बेहतर था और संशोधन होकर क्या गलत हो रहा है। वक्फ ने कितने कामकाज कर दिए, कितने कामकाज अब रुक जाएंगे। सर गिनवा देते, सरकार एक्सपोज हो जाती, रोहन गुप्ता एक्सपोज होकर जाते, लेकिन डेटा है नहीं सर आप लोगों के पास। जो बातें कह रहे हैं वो भी बिल की कॉपी से अलग हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करिए।